वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 113 है। आर के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही करेंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटे पढ़ा हुआ भी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस ध्यान रखना एक चीज़ कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो आपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, 1 महीने पहले पढ़ी, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले। ठीक है, नई चीज़ मत पढ़ना कोई, यानी रिवीजन करना। तो पहला प्रश्न है, 34वें सरस्वती सम्मान के संदर्भ में सही कथन है। हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को इस सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। देखिए, रौद्र सात्विकम 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित उपन्यास है, प्रभा वर्मा का है ये। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 34वां जो सरस्वती सम्मान है वो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिए जाने की घोषणा की गई। पहला वाला ही करेक्ट है इसमें केवल। तो 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो कि संस्कृत में है उसके लिए दिया गया। ठीक है, जो 33वां है वो रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा का उपन्यास है, याद रखना उसको। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ था? एम एस स्वामीनाथन, ज्ञानी जैल सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव। स्वामीनाथन थे, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव थे, मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। ज्ञानी जैल सिंह को नहीं मिला था ये। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। देखिए, वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिनमें कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत और एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी नाम हैं, 5 नाम हैं। ज्ञानी जैल सिंह नहीं है तो हट जाएगा। वर्ष 2025 में दिए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2025 में 7 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2025 में 113 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी इनका नाम इस 7 में हो सकता है क्या? ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण होता है सबसे ऊपर, उसके बाद होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण की संख्या सबसे कम होती है लोगों की, क्योंकि सबसे बड़ा है इन तीनों में। उसके बाद पद्म भूषण थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा संख्या होती है पद्मश्री में। तो इस बार 113 पद्मश्री दिए गए, 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण। और श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को इन 7 में नाम है उनका, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। इसका डी है आंसर 1 2 3। ठीक है, पद्म पुरस्कार की बात करें, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इस साल पद्म विभूषण दिए गए 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को, पद्मश्री 113 व्यक्तियों को। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पद्म विभूषण ही है, 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, इन 7 में कोई भी उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है। और जो पद्म भूषण है 19, उसमें एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है। ठीक है, तो उनको याद रखना है। फिलहाल ये 7 के नाम देखेंगे हम। इन 7 में से जो 3 हैं वो मरणोपरांत हैं, बाकी 4 जो हैं वो सामान्य हैं। श्री दुब्बू नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, दवा के क्षेत्र में तेलंगाना से संबंधित है ये। न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त, ये नाम सुना होगा आपने, जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, चीफ जस्टिस रहे भारत के, सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं ये। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटक के।
ठीक है, कहाँ से हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका नाम याद रखिएगा। स्टेटमेंट बनाकर यही पूछ ले कि इनमें से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है, जो 3 मरणोपरांत है। श्री M.T. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा से संबंधित, केरल के हैं। एक व्यक्ति विदेशी है, उनका नाम है श्री ओसामू सुजुकी। ठीक है, व्यापार उद्योग के लिए इनको। भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जापान के हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है। मरणोपरांत इनको दिया गया। एक नाम और है श्रीमती शारदा सिन्हा, कला के क्षेत्र में, बिहार से। ये 3 व्यक्ति मरणोपरांत 7 में से। श्री T.M. वसुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा। श्री ओसामू सुजुकी, व्यापार और उद्योग, जापान के। श्रीमती शारदा सिन्हा, कला, बिहार, मरणोपरांत। नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के श्री राम बहादुर राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये वो नाम है श्री राम बहादुर राय। ठीक है, जिस दिन पुरस्कार वितरण था राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं थे ये, फिर इनको सम्मानित किया गया इनके कार्यालय में। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया गृह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री राम बहादुर राय का, उत्तर प्रदेश के हैं ये। पद्म भूषण जो 19 व्यक्तियों को दिया गया, उनमें ये एक नाम है, वर्ष 2015 में। और इनका संबंध है पत्रकारिता से, साहित्य और शिक्षा से भी। तो साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता, डी हो जाएगा इसका आंसर। वरिष्ठ पत्रकार हैं ये श्री राम बहादुर राय। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इनको पद्म भूषण पुरस्कार सौंपा, पद्म भूषण पुरस्कार सौंपा। दूसरे दर्जे का पुरस्कार है पद्म पुरस्कारों में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह है, उनमें शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें यह सम्मान दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, 28 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था भारत ने म्यांमार के लिए। सी है इसका आंसर। 28 मार्च 2025 को भारत सरकार ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार को खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सहित आवश्यक सहायता प्रदान किया गया। विगत कुछ वर्षों में भारत द्वारा चलाए गए प्रमुख मानवीय सहायता, आपदा राहत ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना। यह ऑपरेशन का नाम यह है संबंधित देश। नीचे कूट है। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन बनीला, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन सद्भावना तो वर्ष 2024 का ही है। ऑपरेशन सद्भावना भारत ने चलाया था वियतनाम और लाओस के लिए। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। ऑपरेशन बनीला किसके लिए चलाया था? ऑपरेशन संजीवनी मालदीव के लिए, ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के लिए, और ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर के लिए। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक है, हाल ही में भारत द्वारा चलाए गए प्रमुख मानवीय सहायता आपदा राहत ऑपरेशन सद्भावना वर्ष 2024 का है। दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून यागी के प्रभाव के बाद वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता देने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन संजीवनी 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में भारत ने मालदीव को आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए। ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर में चक्रवात डाइने के कारण हुई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र मैत्री 2018 का है। इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी के बाद प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए चलाया भारत ने। 2017 का ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी संकट के दौरान बांग्लादेश को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए। और ऑपरेशन मैत्री है, एक है समुद्र मैत्री 18 का इंडोनेशिया के लिए, एक है केवल मैत्री नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए। सब याद रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 27 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस वर्ष इस सूची में रिकॉर्ड 3,442 अरबपतियों को शामिल किया गया है। इस सूची में एलन मस्क को शीर्ष स्थान पर शामिल किया गया है। टेस्ला के एलन मस्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया, सबसे ज़्यादा अमीर हैं ये। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक रिकॉर्ड 3,442 अरबपतियों को इसमें शामिल किया गया है। करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति यूएसए के हैं, उसके बाद चीन का नंबर है दूसरा और तीसरा है इंडिया का। ठीक है, लेकिन टॉप 10 में इस बार कोई भी भारतीय नहीं आ पाया। 27 मार्च 2025 को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। कुल 3,442 अरबपतियों को शामिल करती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 163 नए अरबपति भी शामिल हैं। इस सूची में टेस्ला के एलन मस्क 420 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है इनके पास और ये शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्थान अमेजन के जेफ बेजोस 266 बिलियन है वो, ठीक है, यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है जेफ बेजोस। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तीसरे स्थान पर है, उनके पास है 242 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति। ठीक है, इस वर्ष शीर्ष 10 में कोई भी अरबपति भारतीय नहीं है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार की बात करें तो 100 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ वो 17वें स्थान पर हैं। गौतम अडानी उनका परिवार 97 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ 18वें स्थान पर। रोशनी नादर और उनकी फैमिली 40 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ 36वें स्थान पर रहे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, विश्व में सर्वाधिक 870 अरबपति अमेरिका में हैं। फिर उसके बाद 823 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर और 284 अरबपतियों के साथ भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, 4 में से कोई एक गलत होगा इनमें। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थित था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ क्या? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं क्या? कोई एक गलत है इसमें। देखिए, तीनों के तीनों सही है। इसमें एक सी वाला वो गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में। और सारे के सारे बुलेट पॉइंट है इसमें, चारों के चारे सब याद रखना है आपको। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में 1 साल बाद स्थापना हुई। पहला केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, स्थानांतरित किया गया 1937 में मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं और 1949 होना चाहिए 50 की जगह। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने मुंबई में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। बात करें उन्हीं स्टेटमेंट की जो ऊपर थे प्रश्न में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत 1935 में हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था आरबीआई, लेकिन 1949 में, कब? 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। तो 50 नहीं है, 1949 होगा। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। कथन कारण वाला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन क्या कहता है, कारण क्या कहता है। ठीक है, व्याख्या करेगा तो ए आंसर होगा, दोनों सही होंगे। व्याख्या करेगा तो आंसर ए होगा, दोनों सही होंगे। व्याख्या नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। कथन क्या है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में पहली बार 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1047.57 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है।
देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और बिल्कुल स्टेटमेंट भी, मतलब व्याख्या भी कर रहा है ये। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। भारत ने लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, लोहा इस्पात हो, ठीक है, इन सभी में जो है वो वृद्धि की है। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसमें भी वृद्धि की है। तो भारत के कोयला क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कोयला उत्पादन में 1 अरब टन यानी 1 बिलियन टन की सीमा को पार करके ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा। वित्त वर्ष 24-25 में कुल कोयला उत्पादन 1047.57 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष 2023-24 997.83 मिलियन टन की तुलना में 4.99% यानी 5% वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। वाणिज्य कैप्टिव और अन्य इकाइयों का संयुक्त उत्पादन 197.50 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष के 154.16 मिलियन टन की तुलना में 28.11% अधिक है। ठीक है। लोहा इस्पात में वृद्धि हुई है। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि प्रकृति का जो दोहन है बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है। जो कि इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, मतलब ये जो आंकड़े हैं इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की संभावना को बने रहने के लिए बहुत खराब है। 10वां प्रश्न है, गंगा संवर्धन अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? जल गंगा संवर्धन अभियान, ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 30 मार्च 2025 को वर्ष प्रतिपदा के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर गंगा जल संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है। और 30 जून को गंगा जल संवर्धन अभियान का समापन हुआ विक्रमोत्सव 2025 में। 90 दिवसीय इस अभियान के तहत जलाशयों की सफाई, पौधारोपण, जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए कार्य किए गए। ठीक है। मार्च से लेकर जून तक मुख्यमंत्री ने हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना को लोकार्पित किया। इनमें 90 लघु और मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में 2 से 3 महिला पुरुष का चयन करके प्रदेश में 1 लाख जलदूत तैयार किए गए। पंचायत स्तर पर तालाबों के निर्माण, वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास के लिए कार्य किए गए। 11वां प्रश्न है, 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गाइया नामक अंतरिक्ष मिशन बंद करने की घोषणा की। आपको बताना है कि ये जो गाइया अंतरिक्ष मिशन है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ईएसए का है ये, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। बी है इसका आंसर। देखिए 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गाइया नामक अंतरिक्ष मिशन बंद करने की घोषणा की। वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया गाइया अंतरिक्ष यान ब्रह्मांडीय खोज में मील का पत्थर रहा। इसने 2 अरब से अधिक तारों की सटीक स्थिति, दूरी, गति और अन्य गुणों को मापा। इसके डेटा से वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के ढांचे, पुराने टकरावों, नए तारा समूहों, ग्रहों, ब्लैक होल, ठीक है, क्वासारों, धूमकेतुओं और ग्रहों की पहचान की। गाइया ईएसए का बंद हो गया है, 2013 में शुरू हुआ था। हाल ही में समाचारों में रही मोरक्को की वाटर हाईवे परियोजना के तहत किन 2 प्रमुख शहरों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? यह है वाटर हाईवे परियोजना मोरक्को की। रबात और कैसाब्लांका को जो है पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ये 2 शहरों के नाम याद रखना। देखिए मार्च 2025 की शुरुआत तक मोरक्को ने वाटर हाईवे नामक परियोजना के तहत रबात और कैसाब्लांका को 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी पहुंचाया है। यह जो परियोजना है वो सेवो नदी से अधिशेष जल को पुनर्निर्देशित करती है ताकि रबात और कैसाब्लांका को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके।
यह पहल जलवायु परिवर्तन और लंबे समय तक सूखे के कारण गंभीर जल संकट को देखते हुए शुरू की गई है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल है एक। जीरो पॉवर्टी P4 पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। किस राज्य की है ये? ठीक है, क्या है इस पहल में, ये प्रश्न बन सकता है। तो 30 मार्च, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। 30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नव वर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण 2047 विजन के तहत जीरो पॉवर्टी यानी P4 पहल की शुरुआत की। अब ये किसी और राज्य की होगी तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही होगी तो सही हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए आबादी के सबसे धनी 10% लोगों को सबसे गरीब 20% परिवारों की मदद के लिए चुनना है। ठीक है, मदद के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन को पाटना है। ठीक है, ये कुछ उस तरह से हो गया कि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर आने वाले कुछ वर्षों में, ठीक है, जो विभाजन है उसको कम करना, वैसे ही हो गया कुछ कि 10% जो सबसे धनी लोग हैं उनकी सहायता से उनका पैसा लेकर 20% जो सबसे गरीब हैं उनको दे दो। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और पहला वाला भी सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की पहल है ये, जीरो पॉवर्टी P4, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। 30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण 2047 विजन के तहत जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए आज़ादी के सबसे धनी 10% लोगों को सबसे गरीब 20% परिवारों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन को पाटना है। 2 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है? एक महिला है, इनका नाम है पूनम गुप्ता, सी है इसका आंसर। डेप्यूटी गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर की बात नहीं हो रही है। तो 2 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक रहेगा और वो इस पद पर स्थान लेंगी माइकल देवव्रत पात्रा का। वर्तमान में वो नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी हैं। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है क्या ये? इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। कौन सा सही नहीं है बताना है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, ये इंडिया का मैप है, ये किस देश का है? ये तो USA का ना है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, यानी इधर। ठीक है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन गलत अपने को बताना है तो पहला गलत है। पश्चिमी होता तो दोनों गलत हो जाते हैं। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक भारत और अमेरिका है, ना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का चौथा संस्करण भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 1 से 7 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जबकि इसका जो समुद्री चरण है वो 8 से 12 अप्रैल 2025 तक चला। यह अभ्यास 13 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में अमेरिकी नौसेना के जहाज कॉमस्टॉक पर समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ। तो 15 प्रश्न थे। ठीक है, आज के दिन 15-15 के 2-3 टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 45 से 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।